जय हिंद। वेलकम टू टेक्निकल अग्निवीर बैच, जहां पर हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पैटर्न और सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आज के वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए इन क्वेश्चंस को मेरे साथ सॉल्व करते जाइए, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए हम पहले 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फिजिक्स के, जो कि आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे। आप किसी भी लैंग्वेज में, हिंदी या इंग्लिश में, अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन पर जल की भौतिक अवस्था प्रेक्षण करने पर कैसी होती है। तो फ्रेंड्स 0 डिग्री सेल्सियस पर जो केल्विन स्केल का मान कितना होता है, 273 डिग्री सेल्सियस। ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। तो इस पर भौतिक अवस्था कैसी रहती है जल की, तो इस पर जो भौतिक अवस्था रहती है ठोस तथा द्रव दोनों में ही पाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो 0 डिग्री सेल्सियस है उस पर पानी बर्फ में भी पाया जाता है और पानी की अवस्था में भी पाया जाता है। मतलब उसका फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि उसका हिमांक पॉइंट और उसका जो गलनांक पॉइंट दोनों क्या होते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस होते हैं। इसलिए दोनों अवस्थाओं में इस टेम्परेचर पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ की किस अवस्था में कणों के बीच सबसे कम आकर्षण बल होता है। तो तीनों अवस्थाएं हैं, इन तीनों अवस्थाओं में सबसे कम जो आकर्षण बल फ्रेंड्स होता है वो किस में होता है, गैस में होता है। क्योंकि इसमें जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से कम आकर्षित होते हैं, फ्रीली सभी दिशाओं में गति आसानी से ये कर सकते हैं। इसलिए इन जो अणुओं के बीच में जो बल होता है वो बहुत कम होता है। फिर उससे ज़्यादा किस में होता है, द्रव में, और सबसे ज़्यादा किस में होता है, ठोस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चलती गाड़ी में से एक पत्थर गिराया जाता है। जमीन पर खड़े एक व्यक्ति के प्रेक्षक के लिए जमीन पर पहुंचा हुआ पत्थर किस प्रकार के पथ का लेता हुआ दिखाई देगा। तो फ्रेंड चलती हुई गाड़ी से जब भी व्यक्ति किसी पत्थर को फेंकता है तो उस जब वो फेंकने वाला इंसान है उसको तो वो दिखाई देगा कि ये कितना क्षैतिज दिशा में ये पत्थर गति कर रहा है, लेकिन ये थोड़ी देर के बाद गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की ओर आ जाता है। तो उसका पाथ कुछ इस तरह का हो जाता है। तो ये वाला जो पाथ होता है ये कौन सा पाथ होता है, पैराबोलिक यानी परवैलिक पाथ। लंबे पौधे में जल को ऊपर खींचने में सबसे आवश्यक बल कौन सा होता है। तो फ्रेंड्स पौधों में जो जल को ऊपर खींचने में जो बल लगता है वो जल का कौन सा बल लगता है, संलांगी बल होता है, जिसे कि कोहेर्सिव फोर्स कहते हैं। कोहेर्सिव फोर्स कौन सा फोर्स होता है, पानी के एक प्रकार के अणु यानी मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स होता है, जिसे क्या कहते हैं, कोहेसिव फोर्स कहा जाता है। जिसके कारण ही जो पौधे होते हैं बहुत ज़्यादा लंबाई वाले होते हैं, उनमें जल ऊपर की ओर इस बल के कारण खिंचता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। तो फ्रेंड्स अगर हम चारों की बात करें तो यहाँ पर कार्य, ऊर्जा और दाब, ये तीनों जो होते हैं ये क्या होते हैं, अदिश राशि होते हैं, जिनमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। आप किसी भी डायरेक्शन में दाब लगा सकते हो। ऊर्जा की तो कोई दिशा ही नहीं होती है। कार्य भी आप किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हो, लेकिन जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है, एक सदिश राशि होता है। क्योंकि हमें पता है P = m/v, मास और वेग का द्रव्यमान होता है। वेग पर डिपेंड करता है और द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। द्रव्यमान तो सदिश राशि नहीं है, लेकिन वेग क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसलिए संवेग भी क्या हुआ, एक वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई वस्तु किसी सतह पर गति करती है तब उस पर गति का विरोध करने वाला बल कौन सा बल कहलाता है। तो कोई सी भी वस्तु किसी भी सतह पर अगर गति करती है तो उसकी गति का जो विरोध करने वाला बल होता है वो सतह के द्वारा लगाया जाता है, जो कि क्या होता है, घर्षण बल यानी कि फ्रिक्शन फोर्स होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या परिवर्तन आता है। तो फ्रेंड्स आप इस बात को ध्यान रख लीजिए कि जो गुरुत्वीय त्वरण है वो पृथ्वी की घूर्णन गति पर भी निर्भर करता है। और हमें पता है कि जो जी का फॉर्मूला है वो किस के द्वारा दिया जाता है, r⍵² के द्वारा, जब घूर्णन गति की बात करते हैं। तो पृथ्वी की घूर्णन जो गति है उसका और गुरुत्वीय त्वरण का क्या संबंध होता है कि जैसे जैसे घूर्णन गति घटती जाती है उसका गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, बढ़ता जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। गति अगर कम होती जाएगी तो इसका जो त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण, वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ये बढ़ेगा यानी कि इंक्रीज होगा। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, मैं करवा चुकी हूँ फ्रेंड्स। तो मुझसे पहले आपको इसका आंसर सोचना होगा कि क्या होगा। तो इसका आंसर ऑब्वियसली क्या होना चाहिए, 0। उसके केंद्र पर उसकी वैल्यू 0 होती है। यदि किसी वस्तु के वेग को दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अभी तक तो रट लिया होगा, याद ही हो गया होगा। वो कितना होता है, 1/2 mv²। तो हम मान लेते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी स्टार्टिंग वाली थी वो के ही है, बाद वाली ke⁻² मान लेते हैं। दोनों का रेशियो ले लेते हैं। यहाँ पर v² है, मास दोनों के सेम है। इसके वेग को दुगना कर दिया जाए, ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ke/ke' की वैल्यू कितनी मिलेगी यहाँ पर, ये v², ये हो जाएगा 4v², v² से v² कैंसिल।
तो जो के डैश आया वो जो प्रारंभिक काइनेटिक एनर्जी उसका कितना आया, 4 गुना आएगा, मतलब उसके दुगना वेग करने पर उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी। संपीड़न कमानी द्वारा संचित ऊर्जा कौन सी होगी? फ्रेंड्स इसका आंसर भी आपको मुझसे पहले सोच के रखना होगा। प्रीवियस वीडियो में भी आपको मैं ये क्वेश्चन करवा चुकी हूँ कि जो घड़ी सुई चाबी वाली जो गाड़ी होती है उसमें कौन सी ऊर्जा संचित होती है। तो जो उसमें रिंग होती है वो कंप्रेस हो जाती है, संकुचित हो जाती है, जिससे उसमें कौन सी ऊर्जा संचित होती है? तो इसका राइट आंसर ऑब्वियसली क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। 1 ग्राम वाले पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? ये किसकी डेफिनेशन है फ्रेंड्स? विशिष्ट ऊष्मा यानी कि स्पेसिफिक हीट होती है। केल्विन स्केल पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? अभी मैंने बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में कि सेल्सियस और केल्विन में क्या रिलेशन होता है। ये मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस पर केल्विन स्केल का मान 273 होता है। और इन्होंने बात करी है पानी के क्वथनांक की, और पानी का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लग जाता है, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो इसमें अगर आप 100 जोड़ देंगे 273 प्लस 100 तो केल्विन स्केल पर इसका माना जाएगा, जो कि कितना होता है? 373 केल्विन। 120 वोल्ट और 60 वोल्ट के विद्युत बल्ब में बहने वाली धारा क्या होगी? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको दिया है वोल्ट यानी कि वोल्टेज और वाट यानी कि पावर। तो पावर और वोल्टेज में क्या रिलेशन होता है और धारा में ये रिलेशन आपको याद रखना है। अब वैल्यू पुटअप कर देंगे। यहाँ पर कितना वोल्ट दिया है पी की वैल्यू, पावर कितनी दे के रखी है 60 वोल्ट, वोल्टेज कितना है 120 और ये इंटू आई, इसको उसके डिवाइड में लेके आ जाते हैं, सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से 0.5 एम्पियर इसकी वैल्यू आएगी। ट्रांसफार्मर के किस भाग में सबसे अधिक गर्मी उत्पन्न होती है? तो फ्रेंड्स ट्रांसफार्मर का आपको उपयोग पता होना चाहिए कि वोल्टेज को वोल्ट को कम या अधिक करने के लिए ट्रांसफार्मर का हम उपयोग करते हैं। इसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं, तो मैं इसका आपको इंटरनल एक स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। ये होता है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर, जहाँ पर ये क्या होती है, ये जो होती है ये गोल गोल इस तरह से वायरिंग जो की जाती है इसको बाइंडिंग बोलते हैं। ये जो वाइंडिंग होती है और उसके बाद ये क्या होता है, ये जो मिडिल पार्ट जिसके ऊपर वाइंडिंग की जाती है इसे कोर कहा जाता है। तो कौन सा ऐसा भाग होता है जिसमें सबसे अधिक गर्मी उत्पन्न होती है? तो फ्रेंड्स जो बाइंडिंग वाला पार्ट होता है उसमें सबसे ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है। बाकी जो फ्रेम और ऑयल है ये क्या है, इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि इसमें अभी आपको पता नहीं चल पाएंगे, आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ही मैंने दिखाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी नाभिक में प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या दर्शाती है? तो बॉन्डिंग एनर्जी यानी कि बंधन ऊर्जा जो होती है, मैंने बताया था कि किसी एटम को जब ब्रेक किया जाता है तो वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में डिवाइड होता है, और इसका जो मास होता है इन दोनों के मास के सम के बराबर होना चाहिए, लेकिन वो नहीं होता है, कुछ एक्स्ट्रा पार्ट इसमें से निकल जाता है, लॉस हो जाता है, और वो किस फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है? बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या दिखाती है? उसके आकार को, ऑब्वियसली आकार तो उससे पता ही नहीं चल पाएगा, उसके द्रव्यमान के बारे में भी इससे पता नहीं चल पाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? उसके स्थायित्व को, उसकी स्टेबिलिटी को न्यूक्लियन ऊर्जा जो है दर्शाती है कि कितना वो स्टेबल है, कितना उसमें लॉस हुआ है, कितना उसमें लॉस नहीं हुआ है। चलिए केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो 60 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे कि 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं? ये तो आपको याद करना होगा, जैसे कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसी तरह से 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं? 10⁻⁹ नैनोमीटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आवेशित कण है? तो फ्रेंड्स अल्फा कण के ऊपर ऑलरेडी चार्ज होता है, कौन सा? प्लस। बीटा के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर भी प्लस चार्ज होता है, और फोटॉन क्या होता है? एक्चुअली में न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, इसको हम चार्ज कर सकते हैं, चार्ज किया जाता है इसको, इसलिए ये क्या है? एक आवेशित कण है, मतलब इसको आवेश प्रदान किया जाता है, आवेशित किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? फोटॉन। नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है? तो ऑब्वियसली नीले को लाल कौन करेगा? अम्ल यानी कि एसिड, और लाल को नीला कौन करता है? क्षार। ये आपको याद रखना है। किस अम्ल का प्रयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो सीसा संचायक बैटरी में किसका उपयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी होती है? आवर्त सारणी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं आपको यहाँ पर आवर्त सारणी दिखा रही हूँ। यहाँ पर आपको आवर्तों को जो ये इस तरह से जो ये होते हैं 3, 4, 5, 6, 7, ये जो हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स जो होते हैं आवर्त सारणी में इन्हें क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है, और ये कुल कितने होते हैं? 7 होते हैं। द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन के मिश्रण को क्या कहते हैं? ऑब्वियसली पता होना चाहिए फ्रेंड्स। लिक्विड ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का जो मिक्सचर होता है उसे क्या कहा जाता है? LPG यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी कि द्रवित पेट्रोलियम गैस।
ओलेफिन्स किसे कहा जाता है? तो जो एल्किन होते हैं उनका नाम क्या होता है? ओलेफिन्स होता है। वह धातु जो अम्ल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न करती है, दोनों कंडीशन में, अम्ल के साथ भी और क्षार के साथ भी। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH के साथ भी रिएक्शन करती है, और अम्ल में हम ले लेते हैं मान लो HCl। ये दोनों के साथ जो रिएक्शन करेगी तो कौन सी धातु होती है जो दोनों कंडीशन में क्या उत्पन्न करती है? हाइड्रोजन का उत्पन्न करती है। तो वो कौन सी गैस होती है? जिंक। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी धातु है जो जल में तैरती है? तो ऑब्वियसली जिसका घनत्व जल के घनत्व से कम होगा वो धातु तैरेगी। चांदी को तो आपने देखा होगा, वो तो उसमें डूब जाती है। और फास्फोरस और लेड में बात करें तो जो फास्फोरस होता है वो क्या होता है? उसका घनत्व पानी से कम होता है, इसलिए वो जल में तैरती है। इसके अलावा अगर फास्फोरस के अलावा अगर आपको सोडियम यानी कि Na का ऑप्शन भी दिया जाए तो ये भी करेक्ट होगा, क्योंकि इसका घनत्व पानी से कम होता है और ये भी पानी पर तैरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयनिक बंध में सहसंयोजक गुण दर्शाता है। ये किसका नियम है? किसने ये दिया था? तो फ्रेंड्स ये कि दिया गया था फेजान के द्वारा। ये फेजान का नियम, और फेजान का नियम क्या कहता है कि अगर आपने धन आयन के आकार को अगर कम कर दिया जाए, धन आयन के आकार को कम कर दें और ऋण आयन का जो आकार है उसको बढ़ा दें, तो जो आयनिक बंध है वो क्या दर्शाने लगता है? सहसंयोजक बंध के गुण को दर्शाने लगता है। ये नियम दिया गया था फेजान के द्वारा। तो फ्रेंड्स हम आप लोगों के लिए हमेशा 25 क्वेश्चंस लेकर आते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के, और कोशिश करते हैं कि आपके सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो जाएं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।